गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में आप सभी लोग अपवर्तनांक तथा माध्यमों की चालों में संबंध है। अपवर्तनांक के बारे में आप लोग कल पढ़े थे, तो आज उसी अपवर्तनांक को कुछ आगे बढ़ाते हुए अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, फिर उससे कम वायु में। वायु और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें बहुत कम ही अंतर होता है। मतलब वायु में भी प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होता है, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये सब लोग जानते हैं, पहले भी बताया गया है। तो आज की क्लास में ये देखना है, जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, आप सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़े हैं, तो उस सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक का संबंध प्रकाश की चाल से कैसे, माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या संबंध होगा, कैसे है, ये चीजें आपको देखनी है। तो देखिए, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम, जैसे मान लेते हैं किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात। बात देखिए, पहले परिभाषा देखिए, फिर बाद में क्लियर होगा। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात बराबर होता है। देखिए, जो अपवर्तनांक होता है एक प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक, जैसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे माध्यम एक कोई है, पहला एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तो उनका जो अपवर्तनांक होगा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब 1n2 को आप जानते हैं पढ़ना, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दूसरे का अपवर्तनांक है। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ सूत्र जो होगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल अपान हो जाएगा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ये आपका फार्मूला होगा। दो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो माध्यम दिया हुआ है आपको,
दो माध्यम दिया हुआ है और उन दो माध्यमों में प्रकाश की चाल दी हुई है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक आप आराम के साथ ज्ञात कर सकते हैं, आसानी के साथ। जैसे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर यही बात होती कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ध्यान देना, ठीक है। तो माध्यम 2 मतलब 2n1 इज इक्वल टू हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक, ये ध्यान देना है आपको। देखिए सूत्र पे आपको ध्यान देना है। वैसे तो आप जानते, बताया गया कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों में देखोगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो फार्मूला हुआ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। 2n1 मतलब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल अंश में, ठीक, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल हर में रहता है। फार्मूले में ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको निकालना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो सूत्र ये लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल, ना कि कांच में प्रकाश की चाल अपान वायु में प्रकाश की चाल होगा। तो ये बात हुई फार्मूले की, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बात समझ में आई होगी, नहीं आएगा तो फिर बताना, देखा जाएगा। अब बात देखिए, अब आपको ये दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध देखना है। इसी के आगे बढ़ाते हुए तो अपवर्तनांक वाली टॉपिक आज खत्म होगी, ठीक है। इससे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ में आएगी। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक। और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए बात ये है, यदि वायु में प्रकाश की चाल C, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सदैव C से डिनोट करते हैं, C से। और वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल जो C होती है वो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये निश्चित है, इस मान को आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और यही प्रकाश की चाल वायु में भी मानी जाती है। और इस चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। और ये आप सब लोग जानते हैं सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, सबसे अधिक चाल जो होगा निर्वात में होगा। तो हम दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। तो यदि वायु में प्रकाश की चाल C तथा जल में प्रकाश
की चाल B हो तो देखो वायु में प्रकाश की चाल C माना गया है और जल में प्रकाश की चाल B माना गया। V किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को B से प्रदर्शित करते हैं। B को BW भी लिखा जा सकता था, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, लेकिन हमने B ही लिखा है बात समझने के लिए, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते थे। वायु में प्रकाश की चाल को आप BA लिख सकते थे, जल में प्रकाश की चाल को BW लिख सकते थे, कांच में प्रकाश की चाल को BG भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने वायु या निर्वात ले लिया है तो वायु में प्रकाश की चाल C मान लिया है और जल में प्रकाश की चाल B मान लिया है। तो दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, फिर देखा जाएगा भी। तो अब आप देखिए, तो वायु के सापेक्ष ये NW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो सूत्र हमने बताया है भी, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है जिसके सापेक्ष होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल बटे जिसका अपवर्तनांक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, तो वायु में प्रकाश की चाल अपान जल में प्रकाश की चाल। लिख लेते हैं पूरा, वायु में प्रकाश की चाल अपान, देखो वायु के सापेक्ष था तो वायु में प्रकाश की चाल अंश में है, जल का अपवर्तनांक, तो जल में प्रकाश की चाल नीचे होगा हर में, तो यहां लिखोगे जल में प्रकाश की चाल, ठीक। अब देखो यहां वायु में प्रकाश की चाल तो C है और जल में प्रकाश की चाल क्या माना गया है B, तो इस समीकरण को हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा C/B। बात समझ में आया? C/B, C क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, B क्या है? जल में प्रकाश की चाल, ठीक। अगर इसी को आप WNA का मतलब हुआ बेटा जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना हो, तो इसका फार्मूला क्या होगा? जल में प्रकाश की चाल क्या लिखा जाएगा? जल, क्योंकि जल के सापेक्ष है तो जल में प्रकाश की चाल अपान वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, इसको लिखोगे। अब देखो जल में प्रकाश की चाल क्या माना गया है? जल में प्रकाश की चाल V है और वायु में प्रकाश की चाल क्या माना गया है? C है, तो ये हो गया B/C, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा करा दें तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, एक संबंध मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड का गुणा कराने पर, अगर मैं गुणा कराता हूं तो ये समीकरण फर्स्ट का ये बायां पक्ष ANW मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू WNA मतलब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यहाँ देखो ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे WNA मतलब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इधर, तो क्या लिखा जाएगा? C/B समीकरण फर्स्ट का C/B गुणे सेकंड का दायां पक्ष B/C, तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो आपका मिलेगा ANW इंटू WNA बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आपको देखने में मिल रहा है कि अगर दो माध्यम हैं तो दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल सदैव 1 होगा।
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का गुणनफल हमेशा एक ही होना है। ये लिखा बेटा, ठीक है, ना एक से कम होगा और ना एक से ज़्यादा होगा। जैसे दो माध्यम मेरा दिया गया, एक सघन है एक विरल है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक और विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक का गुणनफल एक होगा। तो इस फार्मूले की आवश्यकता केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेगा। जैसे कहीं कहीं प्रश्न मिलेगा, आप अगले वीडियो में हम प्रश्न ही करवाएंगे इस पे, उसमें रहेगा जैसे दिया रहेगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/5 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवस्था होती है। जैसे आप देख रहे हैं, मान लेते हैं ये ANW, अब आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW और WNA जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ANW बराबर हो जाएगा 1/WNA, ठीक। यहीं से निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, ठीक। समझ में आए बात। तो आगे देखिए, सूत्र आपको याद रखना है। ये तो दो माध्यमों की बात हो गई, अब तीन माध्यमों की बात करते हैं। जैसे इस पे आप प्रश्न देख लीजिए एक छोटा सा पहले, फिर बाद में देखते हैं आगे। देखो, जैसे WNG कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/5 दिया हुआ है। प्रश्न में लिखा गया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/5 है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, GNW आपको ज्ञात करना है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/5 दिया हुआ है। जल और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, तो आप देखो, आपको बताया गया दो माध्यम है जल और कांच, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक का गुणनफल सदैव कितना होगा, एक। अभी नीचे फार्मूले में देखे थे। तो अब देखिए, मतलब WNG इंटू GNW, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बात समझ लीजिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर कितना हुआ, 1। अब यहां देखिए WNG बराबर दिया हुआ है, तो WNG के स्थान पर आप 3/5 लिखे और इनटू आपको GNW फाइंड करना है बराबर 1। तो GNW बराबर कितना हो जाएगा, 1/3/5। तो GNW बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। तो देखो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/5 और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, 5/3 पलट जाता है, ठीक। ऐसे मान लेते हैं ANW जल के वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/5 दिया है। तो WNA कितना हो जाएगा, WNA मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आपको इसी को पलट देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। या इस फार्मूले से निकालेंगे तो वही बात है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1/WN। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ANW बराबर 1/WNA, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होगा, ठीक। बात समझ में आ गई होगी आपके, कोई दिक्कत होगी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बाद में आप कमेंट करके या फोन करके पूछ सकते हैं, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिए, जैसे और देख लीजिए 2-4, जैसे WNG को क्या लिख सकते हैं, 1/GNW। ये ध्यान रखिएगा, या इसका मतलब जब मतलब WNG
इंटू जी एन डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा 1। मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, अगर दो माध्यम हैं तो दोनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होगा। जैसे जल और कांच लेते हैं तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर कितना होगा 1 होगा। अब हम चलते हैं 3 माध्यमों के अपवर्तनांकों की बात करते हैं। यदि हमारे पास 3 माध्यम हो तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। ठीक, देखिए माना कि 3 माध्यम माध्यमों, मान लिया एक वायु, दूसरा जल, तीसरा तथा एक माध्यम कांच ले लेते हैं। कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः देखो, वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल को आपको देखना है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, क्या है, मान लेना है। तो जैसे हमने बताया था अभी पहले वाले उसमें कि वायु में प्रकाश की चाल को c मान सकते हैं, तो चलो हम c ही मान लेते हैं। माना c है, या आप b से डिनोट कर सकते थे, b ये भी लिख सकते थे वायु में प्रकाश की चाल को, लेकिन c लिख लिया गया। जल में प्रकाश की चाल को BW मान लिया गया और कांच में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल BG है। ठीक है, अब 3 माध्यम था मेरे पास, 3 माध्यम की बात करते हैं। कोई 3 माध्यम जल है, एक माध्यम वायु, एक जल और एक कांच है। जो वायु में प्रकाश की चाल C है, जल में प्रकाश की चाल BW है, कांच में प्रकाश की चाल BG है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, देखिए अब हम वायु के सापेक्ष ANW, वायु के सापेक्ष प्रकाश, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखना है। तो देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, तो ये लिखा जाएगा C/BW। ठीक, अब मैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष लिखना है, तो जल WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो फार्मूला क्या होगा, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा बेटा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल BW है और कांच में प्रकाश की चाल BG है। मैंने लिखा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फिर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फिर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल BG, वायु में प्रकाश की चाल C। इसको माना समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको 3। अब तीनों समीकरण का गुणा किया जाए तो क्या संबंध मिलेगा, तो यहाँ लिखो समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर, तो जब हम गुणा करेंगे तो ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए ध्यान से बेटा, ANW गुणे, मतलब ये ANW गुणे WNG, WNG गुणे GNA,
इंटू GNA बराबर आपको मिलेगा, इधर वाला गुणा कराइए दाएं पक्ष वाला, तो C/BW इंटू BW/BG इंटू VG/C। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा होगा, तो देखो BG से VG कैंसिल हो गया, BW से BW और C से C कैंसिल हो गया। तो यहाँ फिर आपको मिला, ये ऊपर लिख दें, हो सकता है इधर लिखिएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा, इधर लिखते हैं ANW इंटू, देखो ANW इंटू WNG इंटू WNG इंटू GNA बराबर कितना मिला, 1। 3 माध्यम था तो वहाँ भी एक ही मिला, तीनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना मिला, 1। ठीक, तो ये भी अब आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे आप 3 माध्यम, 4 माध्यम, 5 माध्यम कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है, आप फार्मूला निकाल सकते हैं, उनका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा सापेक्ष अपवर्तनांकों का। तो ये बात आपकी हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं डाल देते हैं बेटा। ये सारे प्रश्न आपको सवाल लगाने में काम आएंगे। दूसरी चीज अब मैं समझा देता हूँ, सूत्र मैंने ज्ञात करके बताया आपको कैसे लिखना है। जैसे देखिए, एक माध्यम मेरे पास वायु है, दूसरा जल है, तीसरा कांच है, तो यहाँ क्रम चलेगा, क्रम ध्यान रखना रहेगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW गुणे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखा, फिर दूसरे नंबर पर क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG, फिर इंटू, अब कांच के सापेक्ष इधर कुछ है नहीं तो घूम करके फिर कहाँ आएंगे, चक्रीय क्रम में ये पर, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर कितना होगा, 1। बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा उदाहरण लेके मैं समझा देता हूं। एक माध्यम मेरे पास लिक्विड कोई द्रव है, दूसरा माध्यम मेरे पास कांच है, तीसरा माध्यम मान लेते हैं डायमंड है, हीरा है। तो देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लिक्विड अल्फा लिक्विड, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG इंटू, फिर कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक GND, मतलब का देखो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फिर कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक GND इंटू, फिर हीरे के सापेक्ष का जो द्रव का अपवर्तनांक DNL बराबर कितना होगा, 1। बात तो क्लियर हो गई होगी ना। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपवर्तनांक की टॉपिक हुई खत्म और चाल से संबंध भी खत्म हो गई। दूसरी बात आपको ये देखनी है, निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले पढ़ चुके हैं कि कल ही की वायु के सापेक्ष और कांच के मतलब वायु के सापेक्ष निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए ANW 1.33 होता है या NW बराबर 1.33 होता है, मतलब ये लिखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये भी लिखा है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। हमने आपको बताया वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से देखना है, इस पे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। तो अब पहली बात तो ये देख लीजिए, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब जल का अपवर्तनांक। अगर जल का अपवर्तनांक, कहीं पर प्रश्न में ये जिक्र किया गया है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो ये क्लियर है कि जल का वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल एक शब्द अपवर्तनांक भी लिखा जाता है। अब ये लिखा है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो आपको ये नहीं सोचना है किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है,
वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, या तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, या तो निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। ये आपको कल के पिछले वीडियो में बताया गया कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक और निर्वात के सापेक्ष उसी माध्यम के अपवर्तनांक में बहुत ही कम डिफरेंस आता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग में बराबर ही होता है। एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है लेकिन लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ANW और NW और N लिखा हुआ है, N बराबर 1.33 लिखा है, तो तीनों का मतलब ये हुआ ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। यहाँ W लिखा रहेगा, जल लिखा जाए, ठीक है। तो ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब बात ये देखनी है, इस पे देखो NW बराबर 1.33 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश में वो वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। बात ध्यान से सुनिए, प्रश्न दिया हुआ है मुझे, मतलब ये है NW बराबर 1.33, मतलब जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। ऐसे मान लेते हैं दिया हुआ है अल्कोहल C2H5OH का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। अल्कोहल, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, Ne लिख लेता है, इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, Ne लिख दिया गया, इथाइल अल्कोहल। तो अब जैसे ये लिखा है, ये है Ne, मतलब अल्कोहल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु में या निर्वात में, चलो वायु ही बात करते हैं, वायु निर्वात लगभग एक मान के चलना है, ये मैं कल से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल और अल्कोहल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.36 है, ठीक है। ऐसे हीरा Nd इज इक्वल टू होता है 2.42, ठीक, 2.42 होता है, 42, मतलब ये हुआ हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है 2.42। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ देखना है, ठीक। मतलब वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 2.42 गुना 2.242 है, ठीक है। बात ध्यान से फिर समझ लीजिए, अब इसके बाद नहीं समझाएंगे, कई बात समझाए। जैसे ND इज इक्वल टू दिया है 2.42, तो ND का मतलब आप समझ रहे हैं हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है, होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप एक लिख कर मैं समझा देता हूं, ठीक है। चलो हीरा ही ले लेते हैं, हीरे की बात ही कर लेते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, होता है। तो इसका आशय मतलब अर्थ मान के चलिए, या अभिप्राय, आशय यह है कि वायु में प्रकाश की
चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है या होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे इसी प्रकार से किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो उसका अर्थ आप समझा सकते थे। ठीक, अब इसके बाद का जो कल का क्लास होगा, कल के क्लास में अपवर्तनांक पर आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न कराएंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप सभी लोगों को करना क्या है, ध्यान से वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और लाइक करना है। कोई समस्या होती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फ़ोन करके बता सकते हैं। नंबर नहीं जानते हैं कॉन्टैक्ट नंबर तो नोट कर लीजिए 9918060776, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, जैसे भी और कोई प्रश्न नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेज देते हैं तो हम लगा के आपको भेज देंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग मेरे इस क्लास को, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अन्य बच्चों को भी बताइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे आंकिक प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।